गुड मॉर्निंग। आज की मैंने रीडिंग आर्टिकल ना द मिंट से ली है। ये आर्टिकल जो है वो 2 मार्च की आर्टिकल है ये। इसमें क्या ना, ये जो हमने टॉपिक लिया द इंडियाज इनोवेशन गैप शो अप इन द फाइनेंशियल डाटा ऑफ द ऑफ फर्म्स, ये वाले आर्टिकल को मैंने लिया। इस आर्टिकल में बेसिकली क्या बोला गया है कि इंडिया का ना रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर कैसी माने इन्वेस्टमेंट रही है ग्लोबल में। ग्लोबल अगर बात करें और भी सारे जो कंट्रियां हैं उनसे अगर बात करते हैं, जो कंट्रीज हैं उनसे अगर बात, उनकी तुलना में अगर इंडिया की प्रेजेंस की बात करें रिसर्च डेवलपमेंट पे तो कैसा रहा है, यहाँ की कंपनियां जो है किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रही है ना। ये सारी बातें इसमें की गई आर्टिकल को। तो ये आर्टिकल एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देने वाली है और मेरी पूरी फोकस रहेगी इसके ऊपर, इस आर्टिकल को समझना। और बाय द वे मेरी थ्रू आपको भी समझ में आए इस तरीके से हम ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियाज इनोवेशन गैप शो अप इन द फाइनेंशियल डाटा ऑफ आवर फर्म्स। तो इंडिया का जो इनोवेशन गैप है, मतलब इंडिया जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर है ना, जो इन्वेस्टमेंट कर रही है उसमें कहीं ना कहीं गैप देखने को मिल रहा है। और ये गैप कहाँ दिखता है? शो अप मीन्स होता है दिखना, और ये जो गैप दिखता है वो फाइनेंशियल डाटा में दिखता है। किसके? तो हमारे जो कंपनियां हैं ना उसके। मतलब सिंपल सी बात है कि कंपनियां कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है ना, तो यदि उनकी फाइनेंशियल डाटा को अगर आप एनालाइज करते हो तो वहीं पे पता चल जाता है कि क्या कंपनियां जो है रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है। और यही जो है गैप जो है आपको मिल जाएगा इस तरह से। ये आर्टिकल इस तरह से बोलता है ये हेडलाइन। और क्या बोलता है कि कॉर्पोरेट इंडिया मस्ट रिकॉग्नाइज रिसर्च डेवलपमेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस बिफोर वी कैन होप फॉर ब्रेक थ्रूज। ये बोलना चाह रहा है। क्या बोला गया कि यदि जो कॉर्पोरेट है, मतलब जो हमारी प्राइवेट कंपनियां की बात करते हैं उनके बारे में बात हो रही है, तो वो जो कंपनियां है ना मस्ट रिकॉग्नाइज, उनको इस बात को समझना चाहिए, इस बात को है ना एनालाइज करना चाहिए। क्या समझनी चाहिए कि रिसर्च डेवलपमेंट जो होते हैं ना एक फाउंडेशन होता है, एक बेसिक होता है ना, एक आधार होता है, इसको बोल सकते हैं नींव होती है इस चीज की। तो लॉन्ग टर्म कम्पिटेटिवनेस की, यदि आपको ग्लोबल मार्केट में अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने हैं तो आपको रिसर्च डेवलपमेंट को एक फाउंडेशन मानना पड़ेगा बिफोर वी कैन होप फॉर ब्रेक थ्रूज। यदि आप इस इसकी उम्मीद लगा के रखे हुए हो कि एक बहुत बड़ा हम अचीवमेंट लेके आने वाले हैं, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस तरह की टाइटल से यह आर्टिकल शुरू होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, मतलब टेक्नोलॉजी में जो इनोवेशन होती जा रही है, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी का आना, इस तरह से बोल सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन ऑल क्वार्टर्स इज क्रिटिकल फॉर एक्सेलेरेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। यदि न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है ना हर क्वार्टर्स में, मतलब जैसे चाहे प्राइवेट हो, चाहे सेक्टर प्राइवेट हो, पब्लिक हो या एकेडमिया कोई भी कर रही हो, इज क्रिटिकल, यह महत्वपूर्ण होता है। किसके लिए? एक ऐसी इकोनॉमी के लिए जो कि पहले से ग्रो कर रही है। मतलब स्पेशली इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी ग्रो कर रही है, तो आपको हर सेक्टर में ना इनोवेशन लेकर के आने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, हालांकि इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिबेट ऑफन फोकस ऑन पब्लिक स्पेंडिंग। हालांकि बात करें, ये कॉन्ट्रास्ट वाली कनेक्टर है। हाइवर हमेशा वो पॉजिटिव निगेटिव को शो करता है, तो हमने पॉजिटिव बात रखी है। अब आगे बात करें निगेटिव, थोड़ी बात करेंगे क्या कि इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिबेट होती है ना, इंडिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिबेट की जब भी बात होती है अक्सर, तो ये काफ़ी फोकस किसके ऊपर होता है? पब्लिक स्पेंडिंग के ऊपर होता है। मतलब जब भी हमारे यहाँ इंडिया की हम रिसर्च डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारी डायरेक्ट जाती है माइंडसेट किसकी तरफ? पब्लिक स्पेंडिंग की तरफ, कि पब्लिक पे क्या माने गवर्नमेंट जो है इस बार कितना खर्च एलोकेट करने वाली बजट के अंदर में, इसको लेकर के रिसर्च डेवलपमेंट को लेकर उस तरफ जाती है। हाउ मच द गवर्नमेंट एलोकेट, गवर्नमेंट जो है वह कितना एलोकेट करता है फंड को, है ना, रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, इसकी ओर जाती है। विच मिशन आर द लॉन्च्ड, कौन से मिशन मिशन जो है वो लॉन्च किए जाने हैं, है ना। इसके अलावा क्या व्हाट हेडलाइन टारगेट्स आर अनाउंस्ड, मतलब वो बड़े बड़े जो टारगेट जो है ना वो क्या अनाउंस किए गए हैं, इसकी तरफ मान जाती है। द डाटा हाउएवर, हालांकि ये जो डाटा है सजेस्ट करती है कि इंडिया का जो इनोवेशन शॉर्टफॉल है ना इज फंडामेंटली एंड इंडस्ट्रियल स्टोरी है। मतलब क्या हुआ कि ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं ना कि पब्लिक स्पेंडिंग कितना होने वाला, इसकी ओर जो ध्यान देते हैं ना, लेकिन क्या है ना कि ये डाटा इस बात को लेकिन जब डाटा को आप गौर करोगे तो ये बताती है कि इंडिया का जो इनोवेशन शॉर्टफॉल है, जो कमियां है ना, वो बेसिकली किसके अंदर में है? इंडस्ट्री स्टोरी है, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां है ना उसकी वजह से है ना। मतलब क्या हुआ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करें तो यदि आप डाटा को एनालिसिस करोगे तो आप जो बार बार बोलते हो ना कि पब्लिक स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट कितना रख रही है ना, उसकी तरफ ना देखते हुए आप एक आपको किसकी तरफ देखना पड़ेगा? इंडस्ट्री
जो स्टोरी है, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां है ना वो नहीं चाह रही है ना रिसर्च डेवलपमेंट पे अपना खर्च करना, तो वो बहुत बड़ा ये जो शॉर्टफॉल देखने को मिलता है वो इसकी वजह से देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। What distinguishes India from global technology leaders is not an absence of policy intent, but the reluctance of corporates to invest meaningfully in research। क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि क्या चीज है जो कि अलग करती है, डिस्टिंग्विश मीन्स अलग करना, किस चीज को, इंडिया को फ्रॉम ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स, मतलब ग्लोबल ऐसी लीडर्स जो कि क्या किए हुए हैं ना अपनी टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल किए हुए हैं, तो उन लोगों से क्या चीज़ है जो कि इंडिया को अलग करती है, वो यह है कि केवल पॉलिसी इंटेंट नहीं है कि माने जो पॉलिसी बन रही है इंडिया के अंदर में वो इनके इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, किनके लिए, यहाँ की जो कंपनियां हैं उनके लिए, ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है कि रिलक्टेंस होना, मतलब ना चाहना इस तरह से, किस चीज़ का, कॉरपोरेट्स का, मतलब जो इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो नहीं चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करे किस में, रिसर्च में, वो भी किस तरह से सीरियसली तरीके से, तो सीरियसली तरीके से नहीं चाहते हैं कि वो रिसर्च के अंदर में ना क्या करे, वो इनोवेशन के अंदर में वो इन्वेस्ट करे। हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है ना कि पहली बात क्या होती है कि हमारी कंपनियां का एक मोटिव होता है ना शॉर्ट टर्म बेनिफिट, हम चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमको बेनिफिट मिल जाए, लेकिन ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है कि लॉन्ग प्रोसेस होती है, ये लंबा समय खींचता है, तो डेट्स वाई हमें ऐसा लगता है कि ना ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, इस वजह से हो सकता है। ठीक है, एक कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। The recent CTIR handloom on the technology and innovation in 2025 brings out a few critical aspects of India's innovation landscape। यदि आप एक रिपोर्ट की बात करते हो, CIRT जो हुकबुक रिपोर्ट है ना, हैंडबुक जो रिपोर्ट है टेक्नोलॉजी को लेकर के और इनोवेशन को लेकर के इंडिया के अंदर में, है ना, ये हाईलाइट करती है, ब्रिंग आउट का मतलब हाईलाइट करना, ये हाईलाइट करती है कि बहुत ये क्या कुछ जो है ना महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स को इंडिया के इनोवेशन लैंडस्केप में, मतलब इंडिया के जो इंडिया का जो इनोवेशन वाले जो इन्वायरमेंट है ना उसके महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है ना उसके बारे में ये जो है ना ये हैंडबुक जो रिपोर्ट है वो बताती है। क्या बताती है, तो पहला ये बताती है इंडियाज आरडी एक्सपेंडिचर, इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो बना हुआ है स्ट्रक्चरली लो बना हुआ है, मतलब देखा जाए तो बेसिकली ये स्टार्टिंग से ही क्या देखने को मिलता है इसके अंदर में ना रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर कम खर्च की जाती है स्टार्टिंग से ही, है ना। इन 2023 यदि आप 2023 में बात करें तो ये लगभग 0.6% था पूरे जीडीपी का, द लोएस्ट एमोंग द मेजर इनोवेशन इकोनॉमीज। यदि और भी सारे फॉरेन इकोनॉमी की बात करते हैं तो उनमें वो सारे जो इनोवेशन पे खर्च करते हैं ना उसकी तुलना में देखा जाए तो काफी लोएस्ट, सबसे लोएस्ट है ये, ऐसा बोला जाता है। एंड हैज बीन स्टक, और ये बना रहा है किसके बीच में रहा है, तो 0.6 से लेकर के 9% के बीच में रहा है ना, 0.6 से लेकर 0.9% के बैंड में रहा है, ये लगभग 30 सालों से रहा है। तो इंडिया जो है अपने जीडीपी का 6 से लेकर 9, 0.6 से लेकर के 0.9% तक ही खर्च कर पाती है, इस बैंड में रही है। ओवर द सेम पीरियड, यदि आप इसी पीरियड में देखते हो कि पीयर इकोनॉमीज, मतलब इंडिया के जैसा ही और जो कंट्री है वो उनके बारे में बात हो रही है, तो वो इकोनॉमी जो है ना वो धीरे धीरे जो है ना क्या कर रही है ना, स्टिली मतलब धीरे धीरे वो इंटेंसिफाई कर रही है ना, बढ़ाती जा रही है अपनी कमिटमेंट को, और किस तरीके से, तो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या कर रही है वो काम करते हुए, उसको एक्सकेल करते हुए, मतलब एक्सपेंड करते हुए अपनी कमिटमेंट को बढ़ाती चली जा रही है। इसराइल एंड साउथ कोरिया की बात करें, ये लगातार अपने क्या कर रही है, जीडीपी का लगभग अपने 4% आरडी पे खर्च करती है, जबकि यूएस की बात करें तो वो 3.5% करती है, जबकि चाइना की बात करें तो उन्होंने क्या कर दिया है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगभग 2.6% का खर्च करती है वो। रिफ्लेक्टिंग सस्टेन पॉलिसी एंड इंडस्ट्री कमिटमेंट टू टेक लीडरशिप, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये जो क्या दिखा रही है, ये जो जीडीपी का इतना, जीडीपी का 4%, इसका साउथ कोरिया का, यूएसए का 3.5%, चाइना का 2.5%, ये सारी चीज जो दिखा रही है क्या, एक सस्टेन पॉलिसी की, ये लंबे समय तक बनी रहने वाली पॉलिसी की, और एक ऐसी इंडस्ट्री कमिटमेंट की जो कि क्या करती है वो लीडरशिप को दर्शाती है। मतलब क्या हुआ, इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाना जो ये दिखाती है कि वो लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं, उनकी पॉलिसी लंबे समय तक बनी रह सकती है, और साथ ही क्या उनका जो कमिटमेंट है ना कि एक लीडरशिप बनने का, मतलब कहीं ना कहीं अपने टेक्नोलॉजी के मामले में एक तरह से हो सकता है ना कि ग्लोबल डोमिनेंस रखने का, इस तरह का कमिटमेंट जो है ना उसको दर्शाती है ये। दूसरी बात क्या है, इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, है ना। हम लोग काफी जब भी रिसर्च डेवलपमेंट की बात होती है तो अक्सर हमारी जो माइंड जाती है किसकी तरफ, इंडिया का रिसर्च डेवलपमेंट क्या है उसकी तरफ जो जाती है ना, वो पब्लिक स्पेंडिंग, मतलब पब्लिक माने गवर्नमेंट जो है इस बार कितनी खर्च करने वाली है इसकी तरफ जाती है। इन 2023 यदि आप 2023 की बात करते हो तो पब्लिक जो सेक्टर थे ना वो लगभग
55% थे रिसर्च टोटल डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का। यदि आप 2023 देखते हो तो इंडिया ने जो टोटल खर्च किए हैं किसके ऊपर, रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, उसमें जो हिस्सेदारी जो है ना वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी की रही है, 55% रही है। जबकि आप इंडस्ट्रियल जबकि इंडस्ट्री की बात करते हो जो कि प्राइवेट कंपनियां, वो उनका कंट्रीब्यूशन 36% का रहा है। एंड हायर एजुकेशन की बात करते हैं, जो यूनिवर्सिटी भी क्या करती है ना, वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करती है, तो वो उनकी हिस्सेदारी 9% की रही है। दिस कंट्रास्ट, ये जो कंट्रास्ट है शार्पली विथ ग्लोबल पैटर्न्स। तो ग्लोबल अगर आप ये जो जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, यदि आप ग्लोबली इस इंडिया को कंपेयर करते हो तो ये देखा जाता है ठीक विपरीत दिखता है ना, ये जो पैटर्न ठीक विपरीत दिखता है आपको ग्लोबली। इंडस्ट्रियल फाइनेंस, इंडस्ट्री फाइनेंसेस रफली 75 to 80% रिसर्च डेवलपमेंट इन यूएसए एंड चाइना। यदि आप यूएस और चाइना की बात करते हो तो वहाँ की जो कंपनियां हैं है ना, वहाँ की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो 70 से 80% रिसर्च डेवलपमेंट का हिस्सेदारी रखती है। मतलब रिसर्च डेवलपमेंट पे वहाँ की 70 से 80% जो प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्ट करती है। जबकि ओवर 70% साउथ कोरिया एंड जर्मनी। साउथ कोरिया जर्मनी की बात करें तो वो वहाँ की प्राइवेट कंपनियां जो है रिसर्च डेवलपमेंट में 70% तक हिस्सेदारी रखती है। एंड क्लोज टू 80% इसराइल के अंदर में तो क्या होता है 80% तक का प्राइवेट जो सेक्टर कंपनियां है ना वो इन्वेस्ट करती है। अंडरस्कोरिंग द सेंट्रलिटी ऑफ कॉर्पोरेट्स इन एडवांस्ड इनोवेशन। तो ये क्या दिखा रहा है, ये अंडरस्कोर का मतलब ये इस बात को शो कर रहा है या इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि जो एडवांस इकोनॉमी मतलब जितने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, जितने सारे इनोवेशंस हो रहे हैं ना, उसमें जो डोमिनेंस रखने वाला कौन है, तो हमारा कॉर्पोरेट्स है, मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। तो अभी तक की क्या बात की जाए, इसकी फर्स्ट जो थी ना ये पैसेज, इसकी समरी अभी तक क्या देखा जाए तो पहली समरी क्या है ना कि हम जो समरी इसका देख रहे हैं ना, इसमें क्या 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 बोला गया है कि हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होना जरूरी है। ठीक है, यदि इंडिया की बात करते हैं तो जब भी इनोवेशन की बात होती है ना तो हम लोगों का माइंडसेट किसकी तरफ जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ, गवर्नमेंट जो है वह कितना इस बार खर्च करने वाली है। हम लोग बजट पे भी एक तरह से बजट से भी हम लोग एक तरह से एनालाइज करते हैं कि इसमें कितना कितना हो रहा है ना, गवर्नमेंट कितना खर्च की जा रही है, इस तरीके से कौन कौन सी मिशन लॉन्च करने वाले हैं, इस तरह से होते हैं। हमारे टारगेट क्या क्या रहे हैं, बड़े बड़े टारगेट क्या क्या हुए हैं गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट, क्या 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 टारगेट है, इस पे हमारी मान जाती है। लेकिन हमारी जो बेसिकली जो इनोवेशन में जो गैप आ रही है ना वो किसकी वजह से आ रही है, तो प्राइवेट प्लेयर की वजह से आ रही है। जो प्राइवेट कंपनियां है ना वो नहीं चाह रही है इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट करना। यदि एक रिपोर्ट की बात करते हैं तो यह दिखाता है, वो रिपोर्ट जो कि हमारे इंडिया के इनोवेशंस लैंडस्केप के बारे में जिक्र करता है, उसका नाम हैंडबुक बताया गया। ये रिपोर्ट बताती है कि इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्च की जा रही है वो काफ़ी धीरे धीरे है, इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्लो है दिखने को मिलता है। यदि आप 2023 की बात करो तो हमारा जीडीपी का 0.6% था, वही अगर आप बात करो, जबकि वो 0.6% पूरे अगर और भी मेजर इकोनॉमी की बात करते हैं और भी सारी कंट्री की बात करें तो उनमें देखा जाए तो उनमें लोएस्ट देखने को मिला है। और और ये लगातार ये 0.6 से लेकर 0.9% तक के बीच में ही फंसा हुआ है, लगभग 30 सालों से इसका इन्वेस्टमेंट ही जा रही है। यदि आप इसी तरह से दूसरी इकोनॉमी की बात करें तो उनका क्या रहा है ना, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमने साउथ कोरिया की एग्जांपल दिया, वो अपने जीडीपी का 4% खर्च करता है रिसर्च डेवलपमेंट पे। यूएसए जो है उसने बढ़ा दिया है 3.5% से, जबकि चाइना ने क्या कर दिया है वो 2.6% तक इंक्रीज किया है किसके ऊपर, रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये कहीं ना दिखाता है क्या ना कि यदि आपको एक लीडरशिप बनना है ना, यानी आपको एक तरह से अपने डोमिनेंस बढ़ाने हैं ग्लोबली, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, जो ये शो करता है। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या बताया कि हमारी जो इकोसिस्टम है इंडिया की, जो रिसर्च डेवलपमेंट पे जो हम खर्च करते हैं ना, बेसिकली हम गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी रखते हैं कि वहीं से पैसा आएगा तो वो खर्च की जाएगी, इस तरीके से। हमने कुछ डाटा भी बताया, ये 2023 में आप देखते हो कि उसमें रिसर्च डेवलपमेंट पे जो हिस्सेदारी पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां की रही है वो कितनी 55% रही है, जबकि आप प्राइवेट की बात करें तो 36% तक रहा है। जबकि यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो केवल 9% तक ही रहा है। ठीक है, ये जो पैटर्न हमारी इंडिया के अंदर में हो रही है रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, वो ठीक एक तरह से अपोजिट दिखती जाती है ना। जबकि दूसरे कंट्री में ऐसा होता है कि प्राइवेट प्लेयर उसमें हिस्सेदारी काफ़ी रहती है। जैसे कि हम बात करें तो यूएसए की बात करें तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं उसमें 70 से 80% उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। जबकि जबकि हम साउथ कोरिया जर्मनी की बात करें तो उनमें भी क्या है 70% का ही है ना। जबकि इसराइल की बात करें तो उनमें 80%, जबकि इंडिया के क्या है वह इससे काफ़ी लो है। तो ये दिखाता है कि जितने सारे एडवांस इकोनॉमी हो रही है, एडवांस जो इनोवेशन हो रहा है ना, उसमें प्राइवेट जो कंपनियां है ना उसकी हिस्सेदारी अच्छी खासी है, उनका डोमिनेंस अच्छी खासी है।
तो ये पहला पैसे साथ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड, अब तीसरी बात उन्होंने उस बुक में तीसरी बात क्या बोला गया, द रिसेंट ट्रेंड्स आर पर्टिकुलरली कंसर्निंग। तो अभी जो ट्रेंड चली आ रही है इंडिया के अंदर में ना, वो कहीं ना कहीं काफी कंसर्न वाली है ना, काफी चिंता वाली बात हो रही है। इंडस्ट्री शेयर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्री शेयर ऑफ इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज फॉलन फ्रॉम 41% इन 2018 टू 36% इन 2023। तो इंडिया का जो इंडिया के जो इंडस्ट्री है, मतलब जो प्राइवेट प्लेयर है, तो उनकी जो शेयर है ना, वो इंडिया के रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो पहले 41% का हुआ करते थे 2018 में, अब वो 36 वो घट करके 36% हो गई है ये 2023 में देखते हैं। इवन एज हायर एजुकेशन शेयर रोज मोडेस्टली फ्रॉम 7 to 9%। जबकि आप जो यूनिवर्सिटी की बात करते हो, हायर एजुकेशन मतलब जो यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, जो रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च करती है, उनकी शेयर थोड़ी बढ़ी है स्लाइटली, मतलब थोड़ी सी 7% से 9% हुई है। इंडिया इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इन 2023 वाज अंडर 7.4 बिलियन। तो इंडिया की जो जो प्राइवेट प्लेयर की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च है ना, 2023 में बात करें तो ये लगभग अमाउंट इतना रहा है, इसके 7.4 बिलियन से नीचे रहा है। एज ए स्टार्क कंट्रास्ट, मतलब पूरे बात करें इंडिया के पूरे जो कंपनियां हैं ना, उसकी टोटल इतनी रही है, जबकि इसके ठीक अगर यही इसके ठीक विपरीत क्या हो रही है, जो कि काफी स्टार्क माने काफी ज्यादा एक अपोजिट वाली जो बातें हो रही है क्या, कि एनवीडिया जो कि एक अकेली कंपनी है, विच इज 26th among द वर्ल्ड्स टॉप 2500 रिसर्च डेवलपमेंट स्पेंडर्स। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो खर्च करने वाली कंपनियां जो 2500 है, टोटल 2500 है, उनमें से 26th रैंक पे आने वाली जो है एनवीडिया है, वो स्पेंड्स नियरली एज मच एज ऑल इंडियाज इंडस्ट्री ऑन रिसर्च डेवलपमेंट। वो अकेला क्या करती है ना, कि जितना इंडिया इन्वेस्ट कर रही है रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, वह उतने के बराबर अकेले वह कर रही है। वाइल अल्फाबेट्स की बात करें, ये जो अल्फाबेट्स क्या है, ये टॉप ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडर है। मतलब ये जो टॉप आने वाले जो 2500 में बताया, उसमें से भी अल्फाबेट भी आता है। तो वो क्या कर रहा है ना, वो स्पेंड कर रहा है रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, वो कितना कर रहा है, 5 टाइम्स कर रहा है डेट सम जो इंडिया इन्वेस्ट करती है, उसका 7 पॉइंट वो उसका 5 टाइम्स कर रहा है ना। थस इस प्रकार एट अ टाइम व्हेन कॉर्पोरेट ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट इज ड्राइविंग फ्रंटियर इनोवेशन ग्लोबली, एक ऐसा समय जहां पे क्या हो रही है, जो प्राइवेट प्लेयर मतलब जो प्राइवेट कंपनियां की वजह से रिसर्च डेवलपमेंट जो है वो ड्राइव की जा रही है, और वो फ्रंटियर इनोवेशन मतलब जो बड़े बड़े इन्वेशन हो रहा है ना, उसमें इनका डोमिनेंस बढ़ता चला जा रहा है ग्लोबली देखा जाए। तो उस टाइम में इंडिया का इस तरह से कमजोर हो जाना है ना, इंडस्ट्री का मतलब यहाँ के प्राइवेट जो प्लेयर है उनके रिसर्च का इस तरह से वीक पड़ जाना, ये सिग्नल दिखता है एक बढ़ता हुआ रिस्क का लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। तो एक ऐसी दुनिया जहां पे क्या हो रही है कि कॉर्पोरेट का बोलबाला हो रहा है किसकी तरफ, इनोवेशन की तरफ। तो वही इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो प्राइवेट कंपनियां हैं ना, जिनका जो रिसर्च के ऊपर जो एफर्ट लगाई जा रही है ना, वो कहीं कहीं वीक पड़ रही है। और ये सिग्नल दिखता है कि फ्यूचर में आने वाले क्या होंगे ना, कि हमारा जो एक हर कंपनी का एक तरह से क्या होता है ना, कि होप होती है कि हम एक ग्लोबल प्रेजेंस लेकर के आए, ग्लोबल लेवल पे हम एक तरह से अपने को प्रेजेंट कर पाए। तो ये जो है ना, वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है ना, उसमें कहीं ना रिस्क देखने को मिलता है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट स्पेंडिंग इन इंडिया पॉइंट्स टू अ स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन rather than ब्रॉड बेस्ड टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन। तो जो पैटर्न है, अब हमने जो स्टार्टिंग में बोला ना कि ट्रेंडिंग कंसर्न है, तो उसमें एक पैटर्न देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर। ये क्या पैटर्न है, तो क्या बोला जाता है कि द पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट स्पेंडिंग इंडिया, मतलब जिस तरीके से इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर इंडिया में रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर जो जिस तरह का पैटर्न अपनाई जा रही है ना, स्पेंड करने का, वो दिखाती है एक बहुत बड़ा, क्या दिखाती है, एक स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन rather than ब्रॉड बेस्ड टेक्नोलॉजी डाइवर्सिफिकेशन। मतलब क्या हुआ कि इंडिया के अंदर में जो रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है ना, वो एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन है, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर की जा रही है rather than ब्रॉड बेस्ड टेक्नोलॉजिकल डाइवर्सिफिकेशन। जबकि आपको ना माने हर एरिया को कवर करना पड़ेगा, हर एरिया के ऊपर आपको एक तरह से टेक्नोलॉजी इनोवेशन लाने पड़ेंगे। वो तो हर एरिया के ऊपर क्या करना पड़ेगा आपको ना, एक तरह से इनोवेशन करने पड़ेंगे। तो वो ना ध्यान देते हुए ना, इंडिया में क्या देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा एक पर्टिकुलर है ना, पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर इन्वेस्टन की जा रही है, ऐसा बोला जा रहा है। ये पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉर्पोरेट रिसर्च इन्वेस्टमेंट इज लार्जली कन्फाइंड टू अ
limited set of sectors such as pharmaceuticals, automobiles, oil and gases and software services। तो जो कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनियां हैं उनकी जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है वो कहाँ तक सीमित देखने को मिल रही है, तो कुछ सेक्टर तक, है ना। जैसे कि बात करें फार्मास्यूटिकल हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, ऑटोमोबाइल हो जाते हैं, ऑयल हो जाते हैं, और सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज है उसकी तरफ ही काफी डोमिनेंस देखने को मिल रहा है इनके तरफ। द फर्स्ट टू ऑफ दोज टुगेदर अकाउंट फॉर मोर देन हाफ ऑफ आवर टोटल इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट्स। तो क्या बोला जाए कि यदि आप फर्स्ट टू की बात करते हो, जैसे कि आप बात कर रहे हो फार्मास्यूटिकल की और ऑटोमोबाइल्स की बात कर रहे हो, तो ये जो है ना, ये जो दो सेक्टर है ना, वो लगभग हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्च की जा रही जो टोटल अमाउंट है ना, उसका 50% यानी हाफ जो है ना, यही कवर करती है। मतलब हमारे यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है ना रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर, उनमें अधिकांशता जो पार्ट है ना, वो कौन ले रही है, ये कौन से है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर और साथ ही हमारे जो फार्मास्यूटिकल ये रहते हैं। रिफ्लेक्टिंग जो कि दर्शाता है रिफ्लेक्टिंग एरियाज वेयर फॉर्म्स बेनिफिट फ्रॉम द एस्टाब्लिश्ड प्रोडक्शन स्ट्रेंथ्स, रेगुलेटरी फैमिलियरिटी एंड इंक्रीमेंटल इनोवेशन। जो कि ये दिखाता है कि वो एरिया है हमारी कंपनी की जहां पे वो बेनिफिट कर पाते हैं, है ना, बेनिफिट उठा पाते हैं किस चीज़ से, कि हमारी प्रोडक्शन स्ट्रेंथ अच्छी खासी है इस एरिया के अंदर में, इसलिए इन्वेस्ट करते हैं लोग। साथ ही रेगुलेटरी फैमिलियरिटी है, यहाँ के रूल रेगुलेशन जो है वो अच्छे से फॉलो कर पा रही है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ ही इंक्रीमेंटल इनोवेशन है ना, इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये धीरे धीरे इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो जाना कि जो पहले से हमारे यहाँ पे डेवलप मान एक तरह से रिसर्च पहले से इन्वेट कर दी गई हुई है हमारे यहाँ पे, पहले से क्या हुआ उसका डेवलपमेंट मान एक तरह से देखा जाए तो रिसर्च किया गया हो ना, उसी को बनाए रख रहे हैं वो, है ना। मतलब उसी को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, मतलब कोई एक तरह से रिवोल्यूशनरी वाली कोई काम नहीं कर रहे हैं, है ना, उसको मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। बाई कंट्रास्ट, जबकि ठीक इसके विपरीत बात करें, इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट रिलेटिवली लिटिल इन सेक्टर्स दैट एंकर ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जबकि ठीक इसके विपरीत इंडियन इंडस्ट्री की बात करते हैं, इंडियन इंडस्ट्री का मतलब जाता है वो हमारी जो कंपनियां, जैसे कि बात करते हैं जो हमारी प्राइवेट कंपनियां की बात हो रही है, तो वो क्या कर रही है ना, वो इन्वेस्ट कर रही है, बहुत कम इन्वेस्ट कर रही है उन सेक्टर में जो सेक्टर क्या करती है, वो जो कोर मानी जाती है ना, एनकोर का मतलब जो मेन मानी जाती है किस चीज़ की, तो ग्लोबल रिसर्च एंड ग्लोबल आरडी एक्टिविटी की। तो ग्लोबल आरडी एक्टिविटी के लिए जो मेन मानी जाती है कि उस सेक्टर में रिसर्च डेवलपमेंट मैंडेटरी है या होना है, तो उस सेक्टर की बात करें तो उसमें जो है इंडियन जो कंपनियां है ना, उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम है, ऐसा बोला जाता है। इंक्लूडिंग अब कौन कौन सी है जिसमें बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकते हैं, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल जो इक्विपमेंट्स है ना उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट कम है। इसके अलावा हेल्थ केयर की तरफ हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में इंडिया का इन्वेस्टमेंट कम देखने को मिल रहा है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में कम देखने को मिल रहा है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसमें भी कम देखने को मिल रहा है। तो ये सारे सेक्टर जो हैं जिसमें इंडिया फोकस नहीं कर रही है। ठीक है, एक मिनट चार्जिंग लगा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस नैरो फोकस, ये जो ऐसा एरिया है जहाँ पे कम ध्यान दी जा रही है इंडियन जो इंडस्ट्री के द्वारा, तो हैज कंसिक्वेंस, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट लेकर के आने वाला है। इन 2023 की बात करते हैं, द हैंडलुक रिपोर्ट इस बात को दिखाती है ना, क्या कि 827 जो यूएस की कंपनियां और 679 जो चाइनीज कंपनियां जो है ना, वो जो कि प्राइवेट कंपनियां है ना, प्राइवेट कंपनियां फीचर अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 2500 रिसर्च डेवलपमेंट स्पेंडर्स। तो ये है, मतलब क्या हुआ कि यदि ये 2023 की आप हैंडलुक रिपोर्ट्स को देखोगे तो उसमें यूएस की आने वाली जो कंपनियां हैं उसमें से वो सारी कंपनियां जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो काफ़ी इन्वेस्ट करती है, उसकी संख्या 2500 है। उसमें से क्या है ना, 825 जो यूएस की कंपनियां हैं और 79 जो कंपनियां हैं वो चाइनीज की कंपनियां हैं। जबकि इंडिया की बात करें तो केवल 22 कॉर्पोरेट्स ही रहे हैं, ये इसमें कंपनियां रही हैं, इस लिस्ट के अंदर रही है। मोर टेलिंग इज सेक्टोरल एब्सेंस, तो और सी बात क्या कहने वाली बात है इंडिया के रिस्पेक्ट में, तो सेक्टोरल अब्सेंस है। मतलब क्या हुआ कि इंडिया जो है ना कुछ सेक्टर को अब्सेंस कर रही है, मतलब कुछ सेक्टर के अंदर में इनोवेशन नहीं लेकर के आ रही है, जबकि कुछ में है इनोवेशन लेकर के आ रही है ना, इस तरह से।
स्ट्राइकिंगली जो आश्चर्य करने वाली बातें हैं या अधिक फोकस करने वाली बातें क्या है कि इंडियन कॉर्पोरेट्स आर मिसिंग फ्रॉम 6 ऑफ द 10, मतलब जो 10 और 6 ये डाटा है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि इंडियन जो कॉर्पोरेट्स है, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो क्या कर रही है ना, वो 10 में से 6 ऐसे जो है ना, वो जो सेक्टर है ना रिसर्च डेवलपमेंट के, उसको मिस कर रही है वो। ठीक है, जिसमें बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी हो सकते हैं, जो भी इसमें शामिल है ना, इसमें भी ये दोनों शामिल है। ठीक है, इवन बात करते हैं वेयर वेयर इंडियन कॉर्पोरेट्स आर प्रेजेंट ग्लोबली सच एज इन फार्मास्यूटिकल, है ना, देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी रिमेन्स बिलो दैट ऑफ देयर इंटरनेशनल पीयर का मतलब होता है कि इंडिया की तरह और भी सारे इंडिया के जैसा और भी दूसरी जो विदेशी कंपनी है उसके बारे में पीयर बोल रही है। तो क्या बोलना चाह रहा है कि हालांकि देखा जाए कि इंडियन जो कॉर्पोरेट्स है, इंडिया की जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो अभी अपना ग्लोबल प्रेजेंस तो बनाई हुई है, किस चीज़ में, तो फार्मा में बनाई हुई है, लेकिन फिर भी क्या है कि उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंटेंसिटी जिस तरीके से माने अपना रहे हैं ना, वो देखा जाए तो दूसरे जो फार्मास्यूटिकल इन सेक्टर के अंदर में जो इन्वेस्ट करने वाली जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उसकी तुलना में कम है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, ये पैसेज भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट पैसेज पे आते हैं हम लोग। द बिहेवियर ऑफ लार्ज इंडियन कॉर्पोरेट्स फर्दर अंडरस्कोर दिस पैटर्न। तो जिस तरह से पैटर्न चली आ रही है ना, उसको इंडिया की जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं ना, उनकी भी बिहेवियर कुछ इसी तरीके का ही है। यदि आप टॉप 100 रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली स्पेंडर्स की बात करते हो जो कि इंडिया की है, अकाउंट फॉर 78% ऑफ द ऑल इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के टोटल जो रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, या टोटल जो कंपनी इंडस्ट्री है ना, उसका 78% जो हिस्सेदारी जो है ना, वो बड़े बड़े कंपनियां की है, टॉप 100 कंपनी की है। इंडिकेटिंग जो दिखाती है क्या, अ हाईली कंसंट्रेटेड रिसर्च लैंडस्केप। और वो भी किस तरह की है, तो कंसंट्रेटेड रिसर्च लैंडस्केप है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के कुछ सेक्टर जो है ना, इनोवेशन के कुछ सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट कर रही है वो प्रॉपरली ना। जैसे हमने बताया था कि 10 टोटल थे इनोवेशन करने वाले जो सेक्टर रिसर्च डेवलपमेंट का, तो वो केवल 6 सेक्टर अभी मिसिंग है ना, वो उस पर नहीं कर रही है, केवल 4 जो सेक्टर है ना, 4 सेक्टर, उसी के ऊपर क्या कर रही है, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, रिसर्च कर रही है, इस तरह से। बियॉन्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉन्ग्लोमरेट्स, है ना, मतलब बोल सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां एंड इस्टाब्लिश मैन्युफैक्चर्स, रिसर्च एंड आर डी स्पेंडिंग ड्रॉप ऑफ शार्पली। यदि कुछ अगर ग्रुप की बात करें इसके, तो बड़े बड़े कंपनियां के वो ग्रुप को छोड़ करके और कुछ इस्टाब्लिश्ड मैन्युफैक्चर्स को छोड़ करके, अगर आप इसको हटाते हो, माने इसको अगर इग्नोर करते हो, तो क्या होता है ना कि रिसर्च स्पेंडिंग की बात की जाए तो तेजी से काफ़ी ड्रॉप हुई है। मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े कंपनियां में भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं ना, कुछ ही कंपनियां जो है वो इन्वेस्ट कर रही है किसकी तरफ, रिसर्च एंड स्पेंडिंग की तरफ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ खर्च कर रही है। मैनी प्रॉफिटेबल इंडियन कॉर्पोरेट्स विथ ग्लोबल रेवेन्यूज इन्वेस्ट लिटिल इन हाउस रिसर्च। तो बहुत सारे जो प्रॉफिट माने एक तरह से कमाने वाली जो कंपनियां है ना, प्राइवेट कंपनियां, जिसका ग्लोबल रेवेन्यूज अच्छी खासी है, मतलब ग्लोबल लेवल पे अच्छे खासे वो माने रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो हाउस रिसर्च की तरफ, अपने घर में जो रिसर्च करना इस तरह के ऊपर जो है ना, वो क्या दिखता है, अगर इसको गौर करते हो तो रिलाइंग इंस्टीड ऑन इम्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी। तो उनकी जो रिवेन्यू का जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है अपने घर में रिसर्च के ऊपर की बात करते हैं, तो वो कम है देखने को मिलता है ना, इस तरह से। रिलाइंग इंस्टीड ऑन इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी, वो क्या करते हैं ना, वो रिसर्च के अलावा की जगह पे क्या कर रहे हैं, वो इम्पोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को दूसरे कंट्री से, लाइसेंस ले रहे हैं, लाइसेंस के ऊपर वो खर्च करते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, इंक्रीमेंटल प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स, तो जो पहले से उनके पास टेक्नोलॉजी है ना, उसी को इंप्रूवमेंट करने में खर्च करते हैं। तो मतलब जो भी रेवेन्यू कमा रहा है बाहर से ना, वो दूसरे कंट्री से, तो क्या करते हैं ना, वो अपने मेंटेनेंस में ही खर्च कर दे रहे हैं। इस तरह से करने का मतलब है कि वो रिसर्च पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। The handbook also highlight that India's innovation constants are evident across the talent। तो क्या टैलेंट, रिसर्च एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पाइपलाइन। क्या कहने का मतलब है कि हैंडबुक जिस बात को दर्शाती है कि इंडिया का जो इनोवेशन जो प्रॉब्लम है ना, वो स्पष्ट रूप से दिखती है कहाँ पे, टैलेंट में दिखती है, रिसर्च में दिखती है, और साथ ही इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी पाइपलाइन है उसके अंदर देखने को मिलता है। इन 2022 यदि आप 2022 की बात करते हैं, तो इंडिया केवल जस्ट 206 फुल टाइम रिसर्चर्स पर मिलियन। तो इंडिया के अंदर में ना यदि 1 मिलियन की बात करते हैं, तो उसमें केवल 260 ही फुल टाइम आपको रिसर्चर देखने को मिलता है। फार बिलो चाइनीज 100 1849
एंड द यूएस 4825, जबकि यही काफी बिलो है, फार बिलो मतलब काफी नीचे है ना, काफी कम है किसकी तुलना में, तो चाइना की तुलना में। तो चाइना में क्या होता है, एक पर मिलियन जो पीपल है ना, उसमें जो है ना 1849 रिसर्चर्स होते हैं फुल टाइम के, जबकि यूएस की बात करते हैं तो 4825, मतलब यूएस में काफी ज्यादा रिसर्चर्स हैं, ऐसा बोल सकते हैं। ट्रेलिंग ऑल कंपेरेबल इकोनॉमीज, आप और भी सारे कंपनी की और भी सारे जो इकोनॉमीज है ना, उनसे यदि आप कंपेयर करते हो तो जैसे साउथ कोरिया की बात करते हैं, वो लगभग अच्छे खासे हैं रिसर्चर्स वहाँ पे, 9435 है। ताइवान की बात करें तो 9200 है, इस तरह से। एट द ग्लोबल फ्रंटियर है ना, इस तरह से वो ग्लोबल पे अपना, ग्लोबल फ्रंटियर का मतलब रहता है ग्लोबल डोमिनेंस अपने को रखे हुए हैं, इस तरह से। वाइल इंडिया परफॉर्म्स बेटर इन डॉक्टोरल आउटपुट्स, producing 21,232 साइंस एंड इंजीनियरिंग पीएचडीज इन 2023। जबकि बात करें इंडिया की परफॉर्म अच्छे, जबकि इंडिया की बात करें तो उन्होंने क्या किया भाई, डॉक्टोरल आउटपुट्स को लेकर के, मतलब जो डिग्री देने में ना अच्छी खासी क्या हुआ, एक बेटर है ना परफॉर्म की है। जैसे कि बात करें तो उन्होंने पीएचडी की बात करें, ये जो डिग्री उन्होंने जो डिग्री है लगभग 21,232 साइंस के अंदर उन्होंने दिया है। इसके अलावा साइंस इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो ये सब मिला कर दिया इन्होंने, तो पीएचडी अच्छे खासे हुए इंडिया के अंदर में, ये कहने का मतलब। द थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली, ये देखा जाए तो पूरे ग्लोबली का ये तीसरा स्थान रखने वाला है। फिर भी दिस स्केल है ना, जब भी वाइल आता है ना, तो वाइल हमें ये शो करता है कि एक पॉजिटिव बात बोलेगा, दूसरा निगेटिव बात बोलने वाला है, तो ये कॉन्ट्रास्ट से कनेक्टेड होता है। तो ये हमने बताया कि भाई पीएचडी के अंदर में इंडिया महारत हासिल की हुई है ना, क्या की हुई है कि लगभग 20 पीएचडी, अगर साइंस की बात करें तो अप्रोक्स 21,000 इतना इस तरह से प्रोड्यूस की हुई है। इसके अलावा बात करें इंजीनियरिंग के सेक्टर में, इंजीनियरिंग और साइंस में लगभग इतना लोग पीएचडी कर चुके हैं, यहाँ पे बोला रहा है इस तरह से। जबकि बात करें जबकि क्या है ना, थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग रखता है ना। हालांकि इस सभी के बावजूद भी क्या देखने को मिला, दिस स्किल हैज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू द हाई इंपैक्ट रिसर्च। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये जो इतना बड़ा डाटा आने के बावजूद भी क्या देखने को मिल रहा है कि हमारी जो ना रिसर्च के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मतलब पीएचडी करने से क्या फायदा है, इस करने का मतलब ये है जब हमारी रिसर्च पे काम नहीं हो रही है तो क्या फायदा है इस तरह से। इंडिया रैंक्ड 5th ग्लोबली इन पब्लिकेशंस, यदि आप इंडिया की रैंक देखना चाहते हो तो पब्लिकेशंस के क्षेत्र में तो वो 5वां स्थान रखता है, कंट्रीब्यूटिंग इतना पेपर्स, जो कि 5% है टोटल कितना ग्लोबल आउटपुट का ड्यूरिंग द, ये बताया जाता है इस साल के दौरान। तो क्या बोला गया कि हमारा जो रैंक 5वां आता है, यदि पब्लिकेशन, यदि कोई पेपर को पब्लिकेशन करने की बात होती हो तो अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये हम 5वां स्थान रखते हैं, ठीक ना। ये डाटा आता है इतना कि इतना साल के दौरान। फिर भी रिकॉर्ड्स एमॉन्ग द लोवेस्ट साइटेशन इम्पैक्ट स्कोर्स, स्कोर्स अक्रॉस पीयर्स मतलब इसी तरह का जो दूसरा कंट्री भी फॉलो करता हो, इस तरह का पब्लिकेशन करता हो, तो फिर भी क्या हो देखने को क्या मिल रहा है कि हमारी जो रिसर्च पेपर है ना, उसका जो साइटेशन है ना, वो कम देखने को मिल रहा है। किसकी तुलना में, तो हमारे दूसरे जो दूसरे कंट्री की जो है ना, जो वो भी पब्लिकेशन करते हैं ना, पब्लिश करते हैं अपने रिपोर्ट्स को, उसकी तुलना में। मतलब मेरे जो पब्लिकेशंस का ना एक तरह से लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या होता है, रिसर्च पेपर जब पब्लिश होती है ना, तो मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं ना, तो जो डिमांड होती है उसकी रिसर्च पेपर की, तो हमारी जो पब्लिकेशंस आ रही है ना, उसका कोई डिमांड नहीं हो रहा है। किसकी तुलना में डिमांड हो रहा है, पर काफ़ी रिलेटिवली कम देखने को मिल रहा है किसी और जिसकी तुलना में। वीक इंडस्ट्री लिंकेज, कंपाउंड दिस गैप as only 1% of the publication involve industry collaboration compared with over 6% in Japan, Germany, इस तरह से बोल सकते हैं। क्या हुआ कि जो वीक इंडस्ट्री है हमारी, जो वीक इंडस्ट्री लिंकेज है ना, जिस तरह से हमारी कंपनी का, और साथ ही जो जिस तरीके से हम बात सकते हमारी कंपनी जो प्राइवेट की कंपनी हो जाती है उसकी, और हमारे यहाँ की जो एकेडमिया मान लेते हैं, यूनिवर्सिटी जो इन्वेस्ट कर रही है रिसर्च के ऊपर, पब्लिकेशन के ऊपर जो भी कर रही है ना, तो उनके बीच में जो लिंकेज है ना, वो गैप देखने को मिल रहा है ना। तो ये गैप को बढ़ा, ये जो लिंकेज है ना, ये किस तरह के लिंकेज देखने को मिल रहा है, तो वीक देखने को मिल रहा है। तो ये जो कमजोर भी लिंकेज है ना, वो बढ़ा देती है इस गैप को काफ़ी ज़्यादा, और केवल हम 1% ही पूरे पब्लिकेशन का ना वो इस इंडस्ट्री के अंदर में कोलेब्रेशन कर पाते हैं। और इस तरीके से जब गैप कम हो जाती है, जब वीक पड़ जाती है, तो हमारा जो पब्लिकेशन, केवल हम जो पेपर पब्लिश कर रहे हैं ना, वो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं, वो थोड़ा उसकी दायरा काफ़ी कम हो गया है, केवल 1% ही देखने को मिलता है। जबकि दूसरे देश की बात करें तो जापान में, चाइना में लगभग 6% देखने को मिलता है। ये कोलेब्रेशन काफ़ी अच्छी होती है वहाँ। वाइल जबकि इंटरनेशनल कोलेब्रेशन की बात करें तो लगभग 30% देखने को मिलता है, इस तरह से। अब आता है तीसरी डाटा, बात करती है पैटेंट डाटा की बात कर रही है।
तो पैटर्न डाटा इस बात को शो करती है। तो हमको ध्यान रखना चाहिए डाटा, ये डाटा एक ऐसा शब्द है ना, इस डाटा एक प्लुरल होता है और हमें पता है कि प्लुरल के बाद भर प्लुरल आना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, डाटा के साथ सिंगुलर भी आते हैं, कभी कभी प्लुरल भी आता है। तो न्यूज़पेपर कभी कभी इस डाटा के साथ सिंगुलर वर्ब लगाती है, तो कभी कभी प्लुरल वर्ब भी लगाती है, दोनों करती है इस तरह से। तो जो पैटर्न डाटा है इस बात को दिखाती है कुछ प्रोग्रेस को, है ना। तो इंडिया के अंदर जो पैटर्न डाटा है वो कुछ कुछ उसमें प्रोग्रेस दिखता है। रेसिडेंट फीलिंग्स exceeded non-resident applications at the India Patent Office in 2023। यदि इंडिया के जो पेटेंट ऑफिस है ना, यदि आप 2023 में जाओगे ना, तो उसमें ऑफिस में अगर देखते हो क्या कि यहाँ की जो रेसिडेंट्स है, इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशन क्या की है, फिल की हैं, किसकी तुलना में, तो फॉरेनर की तुलना में। तो फॉरेन जो कर रहे हैं ना उसकी तुलना में देखा जाए तो इंडिया की रेसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा पेटेंट की तरह से क्या की है, फाइल की है दूसरे की तुलना में। रिवर्सिंग अर्लियर ट्रेंड्स, जो कि ये क्या होता है, ये रिवर्स करते हुए अर्लियर ट्रेंड्स को। तो पहले क्या होता था ना कि जो फॉरेनर थे वही काफ़ी ज़्यादा पेटेंट फाइल करते थे, अब इंडिया कर रही है जो कि रिवर्स करती जा रही है। बट स्किल रिमेन्स विल बिलो चाइनीज लोकल इनोवेशन सिस्टम, लेकिन हमारी जो स्किल है ना वो देखा जाता है तो काफ़ी कम है किसकी तुलना में, तो चाइना की जो वहाँ की लोकल इनोवेशन सिस्टम हो रही है ना उसकी तुलना में देखा जाए तो फिर भी इसमें कम देखने को मिलता है। इंडियाज इनोवेशन गैप इज विजिबल इन कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स। यदि इंडिया के इनोवेशन गैप, इंडिया की जो इनोवेशन गैप जो है ना वो स्पष्ट रूप से दिखती है कहाँ पे, तो हमारे जो कॉर्पोरेट की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर दिखती है, जो कि हमारी टाइटल थी, हमने पढ़ा था टाइटल में। साथ ही सेक्टरल जो सेक्टोरल चॉइसेस है ना, जिस तरह से सेक्टर में हम लोग माने चॉइस करके करते हैं कि भाई इस सेक्टर में चलो इन्वेस्ट करते हैं, हम एक फोकस्ड वे में जो हमारी नीड है, जो ग्लोबल की नीड है ना, उसको भी ध्यान में देखते हुए हम लोग चॉइस पे जाते हैं, है ना, इस तरीके से। उसमें आप देख सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ पे गैप हो रही है इस तरह से। इसके अलावा क्या सकते हो, तो हमारा ग्लोबल जो डोमिनेंस है हमारे कंपनियाँ का फ्रॉम फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, मतलब जो एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर के जो हमारा ग्लोबल डोमिनेंस है हमारी कंपनियां का, और साथ ही जो क्वालिटी रिसर्च है ना उसके अंदर आप जाओगे तो वहां से उसकी किस तरह से हमारी कंपनियां उसके साथ माने एक तरह से अपना रही है वो सभी, यदि अच्छी तरह से अपनाएगी तो रिसर्च डेवलपमेंट में अच्छे खासे काम होंगे, यदि अच्छे से नहीं अपनाएगी तो इस तरीके की हमारी एक गैप बनी रहेगी, इनोवेशन गैप बनी रहेगी, इस तरीके से बोला गया। इंडिया जनरेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, इंडिया जो है वो एक बड़े नंबर ऑफ स्टार्टअप्स को, नई नई कंपनियां को माने एक तरह से जनरेट करती है। बट रिलेटिवली फ्यू आर बिल्ट ऑन प्रोप्राइटी हार्डवेयर, लेकिन बहुत ही कम जो है ना जिसकी खुद की हार्डवेयर होती है इस पर बेस्ट होते हैं, है ना। एडवांस मटेरियल्स उनके पास खुद के कम होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं इस तरीके से। एंड कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज, और उनके पास जो इंजीनियरिंग करना मतलब जो इन्वेशन करना जो भी हो काम करना हो तो उनके पास कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, इस तरह से बोला जाता है। द रिसेंट इनिशिएटिव सच एज द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एंड इंडिया एआई मिशन एंड देन 12 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, ये जो है वो रिफ्लेक्ट रिकॉग्निशन ऑफ दिस इम्बैलेंस। तो क्या हुआ कि अभी हाल में क्या हुआ, इस तरह से हमारी इकोसिस्टम जिस तरह से बनी हुई है, क्या कर रही है कि प्राइवेट कंपनियां, हो सकता है कि फंड की क्राइसिस हो या और भी सारी दिक्कत हो सकती है जिस वजह से क्या कर रही है, वो रिसर्च डेवलपमेंट में काम नहीं कर रही है। तो इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स ली गई हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये हो सकते हैं, इंडिया एआई मिशन हो सकता है, ये लाया गया है। साथ ही 12 मिलियन की रिसर्च डेवलपमेंट फंड बनाए गए हैं जो कि इस इम्बैलेंसेस को एड्रेस करने के लिए बनाए गए हैं। देयर सक्सेस, लेकिन इनकी जो सक्सेस है ना, ये सारे जो प्रोग्राम्स लाए गए हैं ना, इनकी सक्सेस, हालांकि देखो हाउएवर है, कंट्रास्ट वाली बात करेगी तो ये पॉजिटिव बात है लाया गया है, और निगेटिव आगे बात करते हैं। हालांकि ये जो सक्सेस है ना वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कि दे कैन रिसेप कॉर्पोरेट बिहेवियर्स, क्या हमारे जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उनके बिहेवियर को चेंज कर सकती है, इस पर डिपेंड करती है। rather than एड इंक्रीमेंटल फंडिंग, इसकी बजाय कि इसके आने से लोगों को फंड को अवेलेबिलिटी हो जाएगी इसकी बजाय। तो मतलब क्या हुआ कि ये सब प्रोग्राम इसलिए नहीं लाए जा रहे हैं कि केवल इनको एक तरह सपोर्ट मिले इस चीज़ का, फंड का, बल्कि इस पर्पज से लाई जा रही है ना कि क्या ये फंड जो है ना वो हमारी जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके जो बिहेवियर है ना, जिस तरीके से कि भाई वो एक सेक्टर वाइज जो इनोवेशन कर रहे हैं जबकि उनको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए अपने इनोवेशन का, तो उस पर ध्यान देने की बजाय जो इस पर खर्च कर रही है ना, इस पे डिपेंड करती है कि इनकी सक्सेस कितनी हो रही है, इस तरह से बोला जा रहा है। इंडिया का जो बाइंडिंग कंस्टेंट्स है, मतलब जो मुख्य जो कारण है वो क्या है, कैपिटल अवेलेबिलिटी
नहीं है, बल्कि क्या है, रिस्क एप्टाइट है। मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ की जो कंपनियां है ना, वो मैक्सिमम रिस्क लेने से डरती है ना। वो वैसा नहीं बोलती कि कैपिटल इनके पास कम नहीं है, कैपिटल है, पर वो कहीं ना कहीं रिस्क उठाने से डरती है, क्योंकि उनको एक थॉट होता है ना कि हमको भाई प्रॉफिट शॉर्ट टाइम में चाहिए, लॉन्ग टाइम में नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ी वो रिस्क लेना नहीं चाहते। क्लोजिंग दिस आरडी गैप विल रिक्वायर अ डिसाइसिव चेंज इन हाउ इंडियन इंडस्ट्री अप्रोच रिसर्च। तो ये जो गैप है ना रिसर्च डेवलपमेंट की, उसको क्लोज करने के लिए ये आवश्यकता यह है कि आप एक अच्छी डिसीजन लो कि हाउ इंडियन इंडस्ट्री अप्रोच द रिसर्च, है ना। तो इसको क्लोज करने के लिए कि रिसर्च हमारी जो गैप बनती जा रही है ना, उसको कम करने के लिए हमको क्या हो सकता है, एक अच्छा निर्णय लेने का, एक अच्छा है ना चेंज लेकर के आने का है कि कैसे इंडिया जो इंडियन इंडस्ट्री जो है ना, वो रिसर्च की तरफ जो है वो अप्रोच करती है। यदि अच्छी अप्रोच करेगी तो गैप कम हो जाएगा, अच्छी, साथ ही हमारी मार्केट में जो कम्पिटिटिवनेस है वो बना रहेगा, इस तरह से बोल सकते हैं। अनटिल जब तक रिसर्च आरडी इज रिकॉग्नाइज एट द फाउंडेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस, द इक्विलिब्रियम इज अनलाइकली टू शिफ्ट। तो जब तक क्या होगा कि रिसर्च डेवलपमेंट को आप समझ नहीं पाओगे कि एक फाउंडेशन होता है आपको एक ग्लोबल ग्लोबल डोमिनेंस, ग्लोबल प्रेजेंस को रखने के लिए, तब तक ये जो है ना, तब तक क्या देखने को मिलेगा, ये जो इक्विलिब्रियम जो है ना, वो इम्पॉसिबल है शिफ्ट होना। मतलब कहीं ना कहीं आपको यदि चाहते हो कि भाई जिस तरह से अभी इक्विलिब्रियम बना हुआ है ना, जिस तरह से बना हुआ कि लोग एक बायस्ड हो चुके हुए हैं कि नहीं, हमको इस स्पेशल सेक्टर के अंदर में ही क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने हैं, साथ ही प्रॉफिट कमानी है, इस तरह के जो थॉट लेके चलते हैं ना कंपनियां, तो उनके लिए बोला था कि जब तक आप इस तरह का रिसर्च डेवलपमेंट में आप खर्च नहीं करते हो ना, स्पेंड नहीं करते हो, तब तक क्या होगा, आपकी जो ग्लोबल डोमिनेंस नहीं है, ग्लोबल डोमिनेंस की बात करें या ग्लोबल जो प्रेजेंस आपकी है ना, वो एक तरह से लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी, ऐसा बोला जा रहा है। दैट इन टर्न requires far deeper and more systematic collaboration between industry and academia to generate commercially relevant patentable innovation। तो क्या होगा, यदि आप चाहते हो कि हमारा एक पेटेंट इनोवेशन हो, साथ ही कमर्शियल रिलेवेंस हो, है ना, ये जनरेट करना चाहते हो, तो इसके लिए करना क्या कर रहेगा ना आपको, कि आपको ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक कोलेबोरेशन लेकर के आनी पड़ेगी सिस्टमेटिक तरीके से, किसके बीच में, तो भाई इंडस्ट्री को और एकेडमी को साथ लेकर चलना पड़ेगा। यदि दोनों के बीच कोलेबोरेशन होता है तो अच्छी खासे क्या होंगे, एक रिलेवेंट इनोवेशन होगा, साथ ही हमारी कमर्शियली रिलेवेंट देखने को मिलने वाला है, मतलब अच्छे खासे होने वाला है, ऐसा बोला जाता है। अनलेस जब तक रिसर्च डेवलपमेंट इज व्हेन या अनलेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज इंटरनलाइज्ड एज द बेडरॉक ऑफ लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस rather than an optional adjunct to ग्रोथ। एंड का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा, ऐसा बोलते हैं। तो क्या बोलता है कि जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं करते, इंटरनलाइज नहीं करते, मतलब जब तक एक्सेप्ट नहीं करते, कि किसके रूप में एक्सेप्ट नहीं करते, ये बेडरॉक होता है, मतलब ये फाउंडेशन होता है किस चीज़ का, एक लॉन्ग टर्म कम्पिटिटिवनेस का, एक लंबे समय तक मार्केट में बनने के लिए एक तरह से ये फाउंडेशन होता है। जब तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते, इसकी तुलना में कि आप इसको एक ऑप्शनल चॉइस रखते हो, किस चीज़ का, तो ग्रोथ का। तो मतलब क्या होता है, कंपनियां क्या करती है कि रिसर्च डेवलपमेंट के ऊपर कम खर्च करती है और उसको क्या करती है, एक ऑप्शनल चॉइस मानती है, चलो कर लेते हैं, इस तरह का मानती है। जब तक इस तरह का थॉट रखते हो, है ना, तब तक ये जो इस तरह का थॉट रखते हो ना, तब तक ये क्या होगा ना, ये हमारी जो इस तरह का जो डेफिसिट है, जो गैप है ना, वो बनी रहेगी, है ना, इनोवेशन को लेकर गैप बनी रहेगी। मतलब आपको ऑप्शनल नहीं लेना है, आपको इस तरह से मानने हैं क्या कि यदि रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं तो मेरा ही फायदा है ना, कि मेरा ग्लोबल डोमिनेंस अच्छे खासे होंगे, जिस तरह से आज एआई के क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर है, उस तरह से हम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से डेफिसिट यदि आप नहीं करते हो तो ये डेफिसिट बना रहेगा। तो शायद ये आर्टिकल मस्त लगा होगा, हमें तो अच्छा लगा है। मैंने हम क्या कर रहे हैं ना कि मेनली मेरा फोकस क्या है ना कि रीडिंग करना। तो मेरी जो भी सारे आर्टिकल होंगे ना, वो रीडिंग के ही आर्टिकल होंगे, चाहे वो मिंट के होंगे, चाहे वो द हिंदू के होंगे, या और भी सारे होंगे, जो स्पेशली फोकस्ड होगा केवल रीडिंग को लेकर के होगा। तो ठीक है, हैप्पी होली, थैंक यू।